भूमिका के बाद में अब हम बात करते हैं सरकारी वकील या बचाव पक्ष के वकील की भूमिका क्या होती है। देखो बेटा, जो भी अपराध होता है, मान लीजिए किसी ने चोरी की, तो केवल उस व्यक्ति विशेष या उस घर के प्रति चोरी नहीं है, वो समाज के प्रति भी किया गया एक अपराध है। आपने सुधा का मामला देखा था जब हमने न्यायपालिका वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें सुधा के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, सुधा को जो जिंदा जलाया गया था, तो वो समाज के प्रति भी एक तरह का अपराध था। तो उसमें उस पर जो मुकदमा चला वो सरकार की ओर से भी चला। तो यहां पर भी यही है कि सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। अब देखिए, यहां पर शांति के ऊपर आरोप था कि उसने चोरी की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अब जो भी बात उसके खिलाफ जाएगी, शांति के खिलाफ जो मुकदमा चलेगा वो राज्य की ओर से चलेगा, क्योंकि अभी यही माना जा रहा है कि उसने चोरी की है, दोष साबित नहीं हुआ। तो सरकार अपना पक्ष रख रही है, यहां पर पुलिस अपना पक्ष रही है, तो सरकारी वकील भी अपना पक्ष रखता है कि इसने चोरी की है, क्योंकि पुलिस ने कहा है, पुलिस सरकार का अंग है। लेकिन उसका बचाव करने वाला जो वकील था, उसने उसका बचाव किया, तो उसको हम कहेंगे बचाव पक्ष का वकील। अब देखिए, वकील की भूमिका कब शुरू होती है। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी, वकील की भूमिका तब शुरू होगी जब पुलिस द्वारा आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया जाएगा। वकील की भूमिका पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद शुरू होती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, वकील की क्या भूमिका है। ये देखो, राज्य का पक्ष अर्थात सरकार, क्योंकि सरकारी वकील है तो राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है सरकारी वकील। राज्य मैं कह सकता हूं सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है। दूसरी बात, ये राज्य की ओर से अपना दावा लगाता है, अभियोजन प्रस्तुत करता है, तर्क देता है, राज्य की ओर से अभियोजन देता है या अभियोजन प्रस्तुत करता है, बताता है राज्य की ओर से कि राज्य इस मामले में कहां खड़ा है, न्यायाधीश के सामने ये राज्य का पक्ष रखता है। उसके बाद में गवाह जो होते हैं, सबूत जो होते हैं, वो भी प्रस्तुत करता है अदालत के समक्ष। तो अदालत के समक्ष गवाह, साक्ष्य तथा तथ्य प्रस्तुत करता है, सबूत पेश करता है। अदालत के समक्ष साक्ष्य, सबूत भी कह सकते हैं, गवाह भी कह सकते हैं, और अगर कोई केस से संबंधित तथ्य है तथा तथ्य प्रस्तुत या पेश करता है। अब इसमें दोनों है। अगर आ जाए कि भाई सरकारी वकील की, बचाव पक्ष के वकील की क्या भूमिका है, तो आपको सेम यही लिखना है, सिर्फ यहां पर लिखना है बचाव पक्ष की ओर से। जैसे कि कमला रॉय ने किया था शांति की ओर से, कमला रॉय उसका वकील थी। अब वकीलों ने अपना काम कर दिया, अब बारी आती है अंपायर की, जो खेल के अंदर अंपायर होता है, डिसीजन देता है। वो ही आपराधिक न्याय प्रणाली में जो काम अंपायर का है वो है न्यायाधीश का, जिसको आप जज कहते हैं, न्यायमूर्ति कहते हैं, पंच परमेश्वर कहते हैं। न्यायाधीश की क्या भूमिका है, सॉरी, अब बारी आई है फैसला सुनाने की। आपने फिल्मों में देखा होगा कई बार, तमाम गवाहों और सबूतों के बयान, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि फलाने आदमी ने गुनाह किया है या नहीं किया है। सबसे पहली बात यह है कि मामला निष्पक्ष रूप से चलेगा, तो निष्पक्ष रूप से
खुली अदालत में, सामान्य मामलों में निष्पक्ष रूप से खुली अदालत में मामले की सुनवाई करना, बंद कमरे में नहीं, खुली अदालत होगी जहां पर विभिन्न लोग भी बैठे होंगे, दोनों पक्षों से, मीडिया भी हो सकती है। दूसरा, गवाहों को सुनना, तथ्यों और सबूतों की जांच करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। न्यायाधीश का अगला अच्छा काम, इंपॉर्टेंट काम, गवाहों को सुनना, तथ्यों और जो सबूत वकीलों ने पेश किए हैं उन सबूतों की जांच करना कि वो सही है या नहीं। ये भी जज साहब का काम है, न्यायाधीश का। वकील जो आपस में जिरह करे, जो गवाहों से प्रश्न पूछ रहे, उसको भी सुनना और उस पर उसका विश्लेषण करना। वकीलों की जिरह को सुना, जिरह का मतलब होता है बेटा बहस। वकीलों की जिरह को सुनना, आपने देखा होगा वकील आपस में बहस करते हैं कि योर ऑनर, मेरा जो क्लाइंट है उसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष सामने वाले का है, या फिर सबूत ये नहीं मानते हैं, सबूत ये नहीं कहते हैं, गवाहों के अनुसार ये होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, आपने बहुत सारी मूवी भी देखी होगी, देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आएगा। वकीलों की जिरह को सुनते हैं न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। अब लास्ट बात आती है, सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार फैसला देना। सबूतों, साक्ष्यों और गवाहों के अनुसार या गवाहों के आधार पर कानून के अनुसार फैसला देना। कानून सबूत मांगता है, ध्यान रखना, और फैसला भी कानून के अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि आपने चोरी की है और आपको कहा कि इसको फांसी की सजा दी जाए, ऐसा नहीं होगा। कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है, चोरी की सजा है तो चोरी की सजा मिलेगी, उसमें मर्डर का केस होगा तो मर्डर की सजा मिलेगी। इसलिए कहा है कि सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार फैसला देना, यह है न्यायाधीश का काम। उसके बाद में अगर दोष साबित हो जाता है तो जेल, जुर्माना या दोनों का फैसला सुनाना, जो भी हो, जुर्माना हो तो जुर्मा, जेल हो तो जेल, फांसी हो तो फांसी, जो भी कानून के अनुसार हो, यह जज साहब का काम है। बहुत स्पष्ट रूप से हमने यहां समझा है, कहीं कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है आपको। गवाह एकेडमी यही सिखाता है, नो कंफ्यूजन। सारी चीजें मैं आपको यहां पर स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूं। वकील की भूमिका पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद में शुरू होगी। वकील राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ये सरकारी वकील है। राज्य की ओर से अभियोजन पेश करेगा, अदालत के सामने सबूत रखेगा, गवाह रखेगा और अन्य तथ्य रखेगा। ये वकील का काम है। अगर बचाव पक्ष आए तो यहां पे बचाव पक्ष लिख देना है। फिर न्यायाधीश की भूमिका में निष्पक्ष रूप से खुली अदालत में सुनवाई करना, गवाहों को सुनना, तथ्यों सबूतों की जांच करना, वकीलों से की जिरह को सुनना, सबूतों के आधार पर फैसला लिखना, कानून के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर उसमें जेल, जुर्माना या कोई भी प्रावधान हो उसको सुनाना। यह है पुलिस और न्यायाधीश का काम। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेंगे हम अगले बोर्ड वर्क में, निष्पक्ष सुनवाई। भाई सुनवाई तो होनी चाहिए लेकिन निष्पक्ष होनी चाहिए, याद रखें। कहते हैं 100 गुनाहगार बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये बात कही जाती है और ये तभी होगा जब आप सुनवाई निष्पक्ष करेंगे। देखते हैं क्या है निष्पक्ष सुनवाई। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश के बाद में अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं, निष्पक्ष सुनवाई, जिसको आप फेयर ट्रायल कहते हैं। सुनवाई निष्पक्ष हो, जिसपे ऊपर आरोप लगाए उसको भी समय दिया जाए, उसको भी अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाए। यही भारतीय न्याय तंत्र की विशेषता है। समय लग सकता है लेकिन जो निर्दोष है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए।
तो निष्पक्ष सुनवाई को अगर हम दो पंक्तियों में अगर समेटना चाहें सरल शब्दों में, तो क्या होगा कि जो आरोपी है, आरोपी को अपना पक्ष रखने का समय देना। देखो, आरोपी को अपना पक्ष रखने का समय देना। पक्ष रखने का सबसे पहली बात, उसको टाइम दिया जाए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं दिया जाए। सुनवाई में पूरी पारदर्शिता हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो। सुनवाई में पारदर्शिता रखना, सुनवाई में ट्रांसपेरेंसी हो उसके अंदर, ट्रायल में सुनवाई में पारदर्शिता रखना, कोई पक्षपात नहीं हो, और उसके साथ में सबूतों के आधार पर फैसला लिखना, निष्पक्ष सुनवाई, तथा सबूतों के आधार पर फैसला देना। इसको हम निष्पक्ष सुनवाई कह सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इसके अंदर परिभाषा नहीं दी है, लेकिन हम अगर इस कंसेप्ट को समझ लिया हमने अभी तक के जो चैप्टर पढ़ा है, तो ये 2 लाइनें, हम ये 3 लाइनें लिख सकते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मतलब ये होता है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उसको टाइम दो, सुनवाई में पारदर्शिता रखो, सबूतों के आधार पर फैसला दो। अब हम शांति के केस से समझते हैं। कई बार प्रश्न आता है, निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं, शांति वाले केस से, इसे स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहली बात, शांति को ऊपर जो आरोप लगे थे, जो सबूत थे उसके खिलाफ, उसकी एक एक कॉपी उसको दी गई कि भाई आपके ऊपर यह आरोप है, बताया गया उसको कि आपके ऊपर ये चोरी का इल्जाम लगा है। तो शांति के माध्यम से हम समझते हैं, शांति के केस है। तो पहला बिंदु हम लिख सकते हैं कि शांति को आरोप पत्र और साक्ष्यों की प्रति दी गई जो अभियोजन पक्ष ने उस पर लगाए थे या अदालत में पेश किए थे। शांति को आरोप पत्र, जो चार्जशीट थी उसके खिलाफ, आरोप पत्र व साक्ष्यों की एक प्रति या एक कॉपी या फोटोकॉपी कह सकते हैं हम, एक प्रति दी गई जो अभियोजन पक्ष जो था, सरकारी वकील जिसको हम कह सकते हैं, जिसने प्रस्तुत किया था, जो अभियोजन पक्ष ने शांति के खिलाफ या उसके खिलाफ अदालत में प्रस्तुत किए थे। सबसे पहली बात ये, उसके खिलाफ अदालत में प्रस्तुत किए थे, जिससे शांति को पता चला कि मेरे ऊपर क्या क्या चार्ज है, मेरे ऊपर क्या क्या दोष दिया गया है कि मैंने चोरी की है कि नहीं की है। अब ये साबित करना अदालत का काम है। शांति पर जो मुकदमा चला वो खुली अदालत में सबके सामने चलाया गया। दूसरा, शांति पर मुकदमा खुली अदालत में चलाया गया, ये याद रखना। शांति पर मुकदमा खुली अदालत में चलाया गया। फिर सुनवाई के दौरान शांति का भाई सुशील अदालत में मौजूद था। शांति का भाई सुशील, शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई के समय मौजूद था, ताकि उसको भी पता रहे कि मेरी बहन के खिलाफ जो दोष लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है, वकील क्या कर रहे हैं। तो शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई के समय मौजूद था। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो बंद कमरे में सुनवाई हो तो वो निष्पक्ष नहीं कही जाएगी। ये शांति के मामले में समझ रहे हैं निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। उसके बाद में मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया, शांति भी वहां पे मौजूद थी, उसको गुमराह नहीं किया गया, तो मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। आरोपी कौन? शांति। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में
चलाया गया। नेक्स्ट, पांचवा बिंदु, शांति को वकील उपलब्ध करवाया गया। कमला रॉय, क्योंकि शांति के पास पैसे नहीं थे तो हमने देखा था आर्टिकल 39A, निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी अधिकार। शांति को वकील उपलब्ध करवाया गया। शांति को वकील उपलब्ध करवाया गया। वकील कमला रॉय, याद रखना, आप देखा यार, शांति की जो वकील थी कमला रॉय, वो सभी गवाहों से उसको जिरह करने का मौका मिला, बहस करने का मौका मिला। शांति की वकील को सभी गवाहों से, जो गवाह थे जिन्होंने कहा कि हाँ इसने चोरी की है, सभी गवाह, चाहे वो इंस्पेक्टर साहब हो, सभी गवाहों से जिरह करने, बहस करने का अवसर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट था, अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो वो प्रश्न कैसे पूछेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब 7वें बिंदु में आती, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखना, जब शांति पे मुकदमा चला तो उसको निर्दोष माना गया। जज साहब ने या न्यायाधीश ने ये नहीं देखा कि ये चोर है, इसने चोरी की है, नहीं, अभी तक तो ये निर्दोष है, निष्पक्ष सुनवाई, अभी तक ये निर्दोष है, इस पर केवल आरोप लगे, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो शांति को निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया गया। शांति को निर्दोष मानते हुए, तभी तो उसको न्याय मिला, निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया गया। यह है निष्पक्ष सुनवाई। तो इसका ये देखिए, निष्पक्ष सुनवाई का ये अर्थ हो गया। फिर शांति के मामले में आप इसको 7 बिंदुओं से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको पता रखने हैं कि शांति के एग्जाम्पल से हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि उसके साथ में निष्पक्ष सुनवाई हुई थी। अब इसके अंदर एक आर्टिकल 39A था, एक आर्टिकल 21 आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, आप बार बार सुनते हैं, जो कि भारतीय संविधान ने सबको दिया है। अनुच्छेद 21 क्या बेटा? जीवन की स्वतंत्रता, याद रखना, या जीवन का अधिकार, जीने की स्वतंत्रता, इसको कोई भी छीन नहीं सकता है कानूनी प्रक्रिया के तहत। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत का मेरा मतलब ये, मान लो किसी ने किसी की हत्या कर दी, उसको फांसी की सजा हुई, तो वो ये नहीं कह सकता कि सर मेरा आर्टिकल 21 का है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका जीवन छीना जा सकता है, लेकिन सबको कानून ने, संविधान ने जीवन का अधिकार दिया है। कानून का शासन, सब जगह कानून का शासन है, आप ध्यान रखना है, कानून के समक्ष हम समान हैं, कानून का शासन है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। कानून के समक्ष सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे राष्ट्रपति है या फिर जन साधारण है, सभी लोग कानून के समक्ष बराबर है। इसलिए कहते हैं कि भाई ये कानून का शासन है। ये आर्टिकल 21 हो गया। इसके लिए इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट में शब्द संकलन भी दिए हैं, उसको आप जरूर देखें, जैसे कि हिरासत है ना, जिरह है, इन शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। संज्ञेय है, संज्ञेय अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना अदालत की अनुमति के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे संज्ञेय। तो ये संज्ञेय है, आरोपी है, जिरह है, हिरासत है, निष्पक्ष है, इसके बारे में आपको पता रखना है। शब्द संकलन सिविक्स के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स के आप जरूर पढ़े, याद करें। ये चैप्टर अब यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल डिटेल में हमने बात की है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो 4 लोग होते हैं, पुलिस, बचाव पक्ष का वकील, सरकारी वकील और न्यायाधीश, और लास्ट में जो टॉपिक था निष्पक्ष सुनवाई, उसको शांति हेम्ब्राम के मामले से हमने 7 बिंदुओं में समेटने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई न कोई व्यवधान है, मुसीबत है, कुछ क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ।